हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम अपने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंक्लूड करने वाले हैं फाइनली। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 लेक्चर लग गए इस पूरे चैप्टर को कवर करने में, लेकिन हमने कोशिश की है कि माइन्यूट डिटेल्स पर भी जाएँ, आपको सीक्वेंस और साथ में जो आइडियोलॉजीज़ हैं और स्टोरी लाइन है उसमें कनेक्टिविटी बताने की कोशिश कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे यूनिफिकेशन होने के बाद अब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो डिसइंटीग्रेटेड रहने की बजाय क्या कर रही हैं, यूनाइटेड हो रही हैं। अब कैसे भी हो रही हैं, ठीक है, चाहे ग्रेट ब्रिटेन ट्रीटीज़ रख रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से यूनिफिकेशन कर रहा है, या इटली में रेवोल्यूशनरीज जो हैं या जो किंग है वो जिम्मेदारी लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से कंट्रीज़ यूनिफाई हो रही हैं, यूरोप में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा पार्ट बचा है कि लोगों ने नेशन को देखा किस तरीके से, कैसे विजुलाइज किया, क्या सोचते थे वो नेशन के बारे में, इसके बारे में है। और फाइनली नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी आपका जो स्टोरी लाइन था वो चैप्टर का ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ठीक है, सो चलते हैं आज के टॉपिक पर। विजुलाइजिंग द नेशन। विजुलाइज करने का मतलब क्या होता है कि लोग किस तरीके से अपने दिमाग में एक इमेज फॉर्म कर पा रहे थे नेशन की, है ना। जितना भी रेवोल्यूशंस हुआ या जितनी मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जितने भी लोग इमर्ज हुए, वो अगर नेशन का अपोज कर रहे थे या नेशन का फेवर कर रहे थे, नेशन बनाना चाह रहे थे, तो नेशन से समझते क्या थे, हमें ये समझना है। ठीक है, नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर। देखो, ये एक एलिगरी का एग्जाम्पल है। एलिगरी मतलब क्या होता है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो हम सिर्फ फील कर पाते हैं, जो हम समझ बस पाते हैं। ठीक है, हमें दिख नहीं रही है, टेंजिबल नहीं है कहीं पर, ठीक है, लेकिन सोच पा रहे हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं जस्टिस, लिबर्टी, ऑनेस्टी, ठीक है, एथिक्स, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। ठीक है, जब ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप एक ह्यूमन फॉर्म में या किसी विजुअल फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हो, लोगों को इमेजिन करवाने की कोशिश करते हो, तब हम उसको कहते हैं एलिगरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना कि जो नेशन है वो एक फीमेल फिगर है। ठीक है, उसको एक फीमेल से कंपेयर किया, राइट। आर्टिस्ट यूज्ड फीमेल एलिगरीज टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। इन सारे आइडियाज़ को कैसा माना गया, फीमेल फिगर के जैसा। ठीक है, इन फ्रांस क्रिस्टीन मैरियन आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। क्रिस्टीन मैरियन जो थी एक फीमेल नहीं थी, कोई एक्चुअल फीमेल नहीं थी, है ना, ऐसी कोई भी फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन लोगों ने विजुलाइज इस तरीके से किया, लोगों ने माना। ठीक है, और यही आइडिया को स्प्रेड किया कि क्रिस्टीन मैरियन जो है, इनको हमने कैसे देखा है, इन्होंने एक पीपल्स नेशन का आइडिया बताया है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी फीमेल फिगर माना गया, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिबर्टी को ही फीमेल के जैसे पर्सोनिफाई किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक नाम दे दिया है, जैसे हमने उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नाम दिया है, वैसे ही क्रिस्टीन मैरियन बोला गया है, और ये थी नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक है, कहाँ पर, फ्रांस में। मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। क्यों, ताकि लोग नेशन को समझ सके, मतलब ये समझ सके कि हाँ, फ्रांस एक आइडेंटिटी है। तो उन्होंने मैरियन की इमेज बनाई, ठीक है, एक फीमेल फिगर बनाया और उसको कॉइन्स पर और स्टैम्प्स पर लगाया, ताकि लोग अपने नेशन से कलेक्टिव आइडेंटिटी को जोड़ सकें। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। अगेन जर्मनी में भी क्या हुआ कि अपने नेशन को जोड़कर, जैसे ऐसे समझो ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ही तो है। हम भी इंडिया को एक फीमेल फिगर मानते हैं, है ना, एक फीमेल आइडेंटिटी मानते हैं। हम भारत माता बोलते हैं, ठीक है, भारत तो हम बोलते हैं, लेकिन भारत माता भी तो बोलते हैं। ठीक है, तो वो भारत माता क्या है, वो कोई असली फीमेल नहीं है, हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, हम एक एलिगरी वहाँ पर इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जर्मनी में किसको माना गया, जर्मेनिया को। ठीक है, और फ्रांस में क्रिस्टीन मैरियन को। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे इंडिया में ही रहते हैं। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक एक टाइप का ट्री होता है, ठीक है, और ओक लीव्स का ताज पहनाया जर्मेनिया को। जो इमेज थी, इमेज में जो एक फीमेल फिगर बना था, उसके सर पर ओक लीव्स का एक ताज हुआ करता था। क्यों, क्योंकि जर्मन ओक जो है उसका उसको जो हम कनेक्ट करते थे, वो किससे करते थे, हीरोइज्म से, है ना, यानी हीरोइज्म यानी एक ब्रेवरी से कनेक्ट उसको करते थे, राइट। तो ये था
हमारा नेशन को विजुअलाइज करने का तरीका, मतलब यूरोपियंस का नेशन को विजुअलाइज करने का तरीका। ठीक है, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। चलो इतना समझ लो कि यूरोपियंस उस समय पर नेशंस को फीमेल फिगर्स के जैसे देखते थे। ठीक है, नेशन को एक फीमेल आइडेंटिटी से कनेक्ट कर पाते, जबकि कोई असली फीमेल नहीं थी, लेकिन उसके नेचर के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इन्होंने एक फीमेल फिगर बनाया गया और फिर उसको प्रोटेक्ट करने की वहाँ पर बात की। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नेशनलिज्म हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब एक व्यक्ति या जब एक कॉमन मास नेशन के साथ अपनी एक आइडेंटिटी जोड़ती है और अपने नेशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, अपने नेशन के साथ अपने इमोशंस को जोड़ती है और उसको समझती है। ठीक है, इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है? इम्पीरियलिज्म का मतलब भी नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है कि आप अपने नेशन को सुपीरियर मानते हो। ठीक है, और आप बाकी नेशंस को उससे इंफीरियर मानते हो। जैसे कि हम बात करें ब्रिटेन की, अभी हमने जो पिछले लेक्चर में देखा, कल हमने जो पिछले लेक्चर में देखा कि ब्रिटेन में जो इंग्लैंड था, ठीक है, उसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से उसने इम्पीरियलिज्म को बनाना चालू कर दिया। मतलब बाकी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाना चालू कर दिया। अपने ही एरिया में आसपास वाली जो एथनिक कम्युनिटीज़ थी उस पर इंग्लैंड की कम्युनिटी ने डोमिनेशन चालू कर दिया। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है इम्पीरियलिज्म का। ठीक है, लेटर 19th सेंचुरी यानी बात हो रही है 1850s की। ठीक है, 1850s से लेकर 1900 की शुरुआत तक, ये है आपकी लेटर 19th सेंचुरी का मतलब। नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। मतलब लेटर 19th सेंचुरी जब काफ़ी कुछ चीज़ें यूरोप में ऑलरेडी हो चुकी हैं, नेशनलिज्म जो है वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी लेकर नहीं घूम रहा। अब नेशनलिज्म का भी मतलब चेंज हो रहा है, मतलब कि नेशनलिज्म को लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इनटॉलरेंट एंड रेडी टू गो टू वॉर। अब ये जो ग्रुप्स है ये इनटॉलरेंट हो रहे थे कि हमें और स्लो चेंजेस नहीं चाहिए, हम एक दूसरे की पावर को सहन नहीं कर पा रहे, हम वॉर में भी जाने को तैयार हैं। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया लेटर 19th सेंचुरी यानी 1850s से लेकर 1900s तक की मैं बात कर रही हूँ, है ना। ये जो हिस्सा होता है ना जनरली, ये लेटर 19th सेंचुरी या अर्ली 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, हम इनको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये हमें टाइमलाइन बताती हैं। ठीक है, कैसे, अभी आपको आगे समझ में आएगा। मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम। ठीक है, यहाँ पर जब नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे वो इम्पेशेंट हो रहे थे, वॉर में जाने के लिए भी तैयार है, तो इन चीज़ का फ़ायदा फिर से किसने उठा लिया, जो मेजर यूरोपियन पावर थी। ठीक है, मेजर यूरोपियन पावर मतलब जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन हुई, ठीक है, जर्मनी हुई, फ्रांस हुए, ये सारे क्योंकि अब ये थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, तो इनको ये समझ में आ रहा था कि नेशनलिस्ट लोग जो हैं, ठीक है, अब इनकी मदद से इनको निशाना बनाकर हम क्या कर सकते हैं, मतलब इनको एक तरीके से अपना शील्ड बनाकर हम और टेरिटरीज गेन कर सकते हैं, हम और ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, हम और ज़्यादा पावर को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, उनके अपने इम्पीरियलिस्ट एम जो थे, मतलब और रिसोर्सेज चाहिए और टेरिटरी चाहिए। ठीक है, ये और वाली जो मोर वाली जो मोटिव्स थे, इनको इम्पीरियलिस्ट एम यहाँ पर बोला गया है। बाल्कन इशू समझ में आया। बाल्कन क्या है? बाल्कन कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, ठीक है, यूरोप का एक हिस्सा जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं, उसको बाल्कन रीजन बोला जाता है। आज भी उसको बाल्कन रीजन ही बोला जाता है, राइट। बाल्कन इशू क्या आया? सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट टेंशन यहीं से आ रही थी, कहाँ से? बाल्कन रीजन से। जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, अभी मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मतलब कि अब अलग अलग कंट्री हैं तो अलग अलग कल्चर्स होंगे, अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। कंप्राइजिंग मॉडर्न डे, आज के जो मॉडर्न, आज अगर आप यूरोप का मैप देखते हैं तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये बाल्कन रीजन में आती हैं। ठीक है, पर ये तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब छोटे छोटे एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, कौन है? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये एक ही है ना, बोस्निया हर्जेगोविना इज़ अ सिंगल एरिया, सिंगल कंट्री, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, राइट।
अगर आप यूरोप का मैप देखते हैं तो मैं ही आपको यूरोप का मैप दिखा देती हूँ। चलिए, ज़्यादा मुझे इसमें ही इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए था। किसमें समझ में आएगा, इसमें देखने की कोशिश करें। ये देखो, ओहो, एक तो यहाँ पेन नहीं चलता है। हियर यू कैन सी, ये जो छोटी छोटी सी कंट्री आ रही है, रोमेनिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, अल्बेनिया, कोसोवो, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, ये अभी हमने जो डिस्कस किया, ठीक है। ये वाला जो रीजन था, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हमने बाल्कन रीजन कहा है, राइट। Inhabitants known as Slavs. Large part of Balkans were under Ottoman Empire. ये जो large part of बाल्कन रीजन था, ये ओटोमन एम्पायर के अंदर था, ठीक है। ओटोमन एम्पायर का मतलब क्या होता है? ओटोमन एम्पायर टर्क्स जो थे, टर्किश पीपल जो थे, मुस्लिम, बेसिकली एक मुस्लिम एम्पायर था जिसका नाम ओटोमन एम्पायर था, जिसने सिल्क रूट को कैप्चर कर लिया था और वहाँ से ट्रेडर्स नहीं आ पा रहे थे दूसरी तरफ। दैट इज़ वाई उन्होंने क्या इस्टेब्लिश कर लिए, वाटरवेज, ठीक है। तो लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन कंट्रीज़ जो थी वो किसके अंदर थी? आपके ऑटोमन एम्पायर के अंदर, ठीक है। मतलब अब बाल्कन कंट्रीज़ को फ्री कराना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑटोमन एम्पायर को हराना पड़ेगा, राइट। आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन एक्सप्लोसिव, ठीक है। स्लोली ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया जाता है बहुत सारे रेवोल्यूशंस की मदद से, ठीक है। और रोमांटिक नेशनलिज्म की जो भावनाएं हैं, रोमांटिक नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं, जब वो बाल्कन रीजन में पहुंचते हैं तो इस पूरे रीजन में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लोसिव बन जाता है। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर है, फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, जहाँ पर हर थोड़े समय पर कुछ एक रेवोल्यूशन भड़क सकता है, ठीक है। समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये आ रही थी कि बाल्कन रीजन की कंट्री छोटी छोटी थी, ठीक है। और यूरोपियन पावर्स जो मतलब ऑलरेडी बड़ी कंट्रीज़ बन चुकी थी, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, सॉरी ब्रिटेन, फ्रांस, इन सारी कंट्रीज़ को ये समझ में आ गया था कि अब हम बाल्कन रीजन जब दोबारा से अलग हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, ऑटोमन एम्पायर की से छूट रहा है, तो अब हम और ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चालू हो जाएगी एक पावर की रेस, ठीक है। पावर हंगर चालू हो जाएगा एक, कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, छोटी कंट्रीज़ को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो ज़्यादा पावरफुल बन सके, ताकि वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले पाएँ, है ना। क्योंकि अगर दूसरी कंट्री आपके अंडर आ गई तो आप उसके रिसोर्सेज को भी तो अपने जैसे यूज़ करोगे, ठीक है। इसलिए वो और ज़्यादा पावरफुल होने लग गए और आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको हमने कहा है वर्ल्ड वॉर 1। देखते हैं। ऑल्दो 19th century Ottoman Empire had sought to strengthen itself, though modernization and internal reforms की सक्सेस बहुत कम थी। ऑटोमन एम्पायर 19th सेंचुरी, मतलब ऑटोमन एम्पायर के हारने के पहले की हम बात कर रहे हैं, कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया भी, लेकिन सक्सेस बहुत कम थी। बाल्कन नेशंस खुश नहीं थे, है ना। सून इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज़, मतलब जो बाल्कन एरिया के लोग थे, जब उन्होंने ये देखा कि ऑटोमन एम्पायर वीक होना चालू हो गया है, ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को उस पूरे इंटीग्रेशन से छुड़ाकर इंडिपेंडेंट करना चालू कर दिया, है ना। बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। जब सारी कंट्रीज अपने आप को इंडिपेंडेंट कराई थी तो कन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा था, ठीक है। सब अपनी अपनी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट कराते, लेकिन कन्फ्लिक्ट क्यों चालू हो गया? क्योंकि बाल्कन स्टेट्स जो थे वो भी आपस में एक दूसरे से जेलस थे, ठीक है। बाल्कन स्टेट्स भी आपस में एक दूसरे से जेलस थे एंड वांटेड मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। वो ये चाहते थे कि दूसरी कंट्री को हरा ही दिया जाए और इसको भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें ताकि हम पावरफुल बन जाएं, ना। और आउट ऑफ जेलसी ये सारी चीज़ें हो रही थी। Intense rivalry among European power over trade and colonies as well as naval and military might। अब एक तरफ बाल्कन नेशंस भी आपस में लड़ रहे हैं और एक तरफ जो यूरोपियन पावर्स इमर्ज हो गई थी उनको भी और ज़्यादा पावर चाहिए, उनको और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और ज़्यादा वेल्थ चाहिए, ठीक है। तो पूरे यूरोप में एक आप कह सकते हैं कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन पूरे यूरोप में चल रही थी, है ना। कंट्रीज आपस में ही बहुत ज़्यादा भिड़ रही थी, राइवरली जो है वो स्टैब्लिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। और क्यों? बड़ी पावर जो यूरोपियन पावर थी वो किस बेसिस पर लड़ रही थी? ट्रेड और कॉलोनीज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में ही बहुत सारी कॉलोनीज़ इंग्लैंड की तो थी, ब्रिटिशर्स की तो थी, साथ में फ्रांस की भी कॉलोनीज़ थी, ठीक है। स्पेन की भी कुछ कॉलोनीज़ हमारे पास थी।
इस तरीके से जो अलग अलग पावर्स हैं ये क्या कर रही थी, अपनी कॉलोनीज़ के लिए और अपने ट्रेड के लिए लड़ना झगड़ना चालू कर चुकी थी। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी कीन टू काउंटर द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर बाल्कन। ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज़ थी ना, इनके बीच में ये मेजर पावर बन रही थी क्योंकि, ठीक है, अब ये मेजर पावर बन रही थी तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा था कि ये एक दूसरे की पावर बाल्कन रीजन में कम करना चाहती थी। अब बाल्कन वाले तो खुद लड़ ही रहे हैं, ये भी बाल्कन रीजन के ऊपर लड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, राइट। ये चाहते थे कि एक दूसरे की पावर जो होल्ड है, मतलब पावर की जो पकड़ है बाल्कन रीजन्स में, वो दूसरी कंट्रीज़ की ना हो पाए, वो हमारी हो। तो अगेन इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। लेड टू सीरीज ऑफ वॉर, बहुत सारे वॉर हुए और फाइनली वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस दो अलग अलग मतलब काउंटर पार्ट्स होते हैं और इनको बहुत सारी कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज ज्वाइन करती जाती है ना। इट्स सिंपली लाइक वर्ल्ड वॉर कुछ नहीं था। वर्ल्ड वॉर का मतलब था कि दो कंट्रीज़ जो हैं, दो बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने आके इस बच्चे का सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने आकर इस बच्चे का सपोर्ट किया और सारे लोग आपस में लड़ने लग गए। ये एक टीम बन गई, ये दूसरी टीम बन गई। ठीक है, लड़ाई दो छोटे बच्चों से चालू हुई थी। गेटिंग, ऐसा ही था हमारा वर्ल्ड वॉर और ऐसा ही होगा वर्ल्ड वॉर 2। कंडीशंस अलग अलग होंगी। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड वॉर की अगर आप टाइम पीरियड देखें तो इट वाज 1914 टू 1919। ठीक है, 1914 से 1919 में वर्ल्ड वॉर चला, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर की शुरुआत की थी तभी हमने देखा था। ठीक है, कहाँ से? लेटर 19th सेंचुरी यानी 1850 से ही यूरोप में ऐसे डिस्टर्बेंसेस चालू हो गए थे जो फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 तक पहुंचा देते हैं पूरी कंट्रीज़ को। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। कौन से डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ? नेशनलिज्म अकेले के कारण नहीं हुआ। वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि नेशनलिज्म अपनी अपनी कंट्री के प्रति एक कॉमन सेंटिमेंट है, लेकिन इम्पीरियलिज्म अपनी कंट्री के प्रति तो है ही नेशनलिज्म, लेकिन साथ में वो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करने में पीछे नहीं रह रहा। ठीक है, वो अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहा है, अपने नेशन को एक्सपैंड करना चाह रहा है, राइट। तो यहाँ पर इम्पीरियलिज्म एक बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 1 का। ठीक है, नेशनलिज्म अकेला कोई कारण नहीं था। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बनता है। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स भी चलते हैं, मतलब एंटी इम्पीरियल यानी लोग इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट जाते हैं। जैसे इंडिया में ही हमने देखा था, मतलब हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, आपने 8th 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि इंडिया के लोग भी जो इम्पीरियलिज्म थे उससे परेशान थे और उसका अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स जो थे डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट बिकॉज दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। ठीक है, सारी जगह पर जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट चले वो नेशनलिस्ट लोगों ने चलाए, है ना। जो मूवमेंट थे वो अपने आप में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे, लेकिन समस्या ये थी कि सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, राइट। क्योंकि सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंट नेशंस बनाने में, है ना। मतलब कि एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स बहुत सारी जगह चलेंगे क्योंकि सारे लोग स्ट्रगल सेम कर रहे थे, अपने आप को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे और इम्पीरियलिज्म के जो प्रॉब्लम थी उससे बाहर निकलना चाहते थे। इंस्पायर्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी टू कन्फ्रंट इम्पीरियलिज्म। ठीक है, और बहुत सारी जगह पर, मतलब जैसे बोलते हैं हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पर भी इम्पीरियलिज्म आने से भी कई जगह पर नेशनलिज्म बढ़ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग एक नेशनल यूनिटी देख रहे थे कि अब हमें इम्पीरियलिज्म हटाना है, मतलब दूसरे व्यक्ति, दूसरी कंट्री जो है वो अपने आप को सुपीरियर बता रहा है और हमारी कंट्री के रिसोर्सेज भी चाहता है, हमको भी कंट्रोल करना चाहता है, तो हमें अपना नेशनलिज्म तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तब तो हम उसको कन्फ्रंट कर पाएंगे, है ना। पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। सच स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एज टू योर आंसर्स। ठीक है, कि नेशनलिज्म सारी जगह पर डेवलप हो रहा था, अलग अलग कंट्रीज, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हो, मतलब जिनको कॉलोनीज़ बनाया जा रहा था। ठीक है, हर कंट्री में नेशनलिज्म जो था वो एक ट्रेंड था। ठीक है, और ट्रेंड क्यों था? क्योंकि वो नीड थी, स्ट्रगल कर रहे थे सारे लोग उस चीज़ से। ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वैरायटी थी, मतलब सबका अपना अपना स्पेसिफिक मतलब था कि वो नेशनलिज्म से समझते क्या। ठीक है, और अलग अलग चीज़ों को सिंबल बनाया गया, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को फॉलो किया गया। बट द आइडिया, लेकिन कॉमन क्या था नेशनलिज्म के आइडिया में? द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। नेशनलिज्म तो आया और नेशनलिज्म
अलग अलग तरीके से आया, लेकिन मोटिव एक ही था कि जो स्टेट्स हैं उनको नेशन स्टेट बनाया जाना चाहिए। ठीक है, नेशन स्टेट क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रूलर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कॉमन पीपल जो हैं वो भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से जुड़ रहे हैं अपने नेशन के प्रति, और इस आइडिया को नेचुरल और यूनिवर्सल माना गया। ठीक है, मतलब पूरे नेचुरल यानी ऑब्वियस था क्योंकि इंपीरियलिज्म आ जा रहा था, है ना, कंट्रीज दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और ऑब्वियस क्यों था या यूनिवर्सल क्यों था? क्योंकि पूरी यूरोप में, पूरी इंडिया में, सॉरी पूरी दुनिया में एक ही चीज़ चल रही थी, है ना। यूरोपियन पावर्स जो थी उन्होंने बाकी कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ को अपना टारगेट बनाना चालू कर दिया था। तो हर कंट्री में नेशनलिज्म आ रहा था, सब अलग अलग चीज़ें समझते थे, अलग अलग तरीके यूज़ करते थे, लेकिन यही समझते थे कि नेशन स्टेट का बनना एक अल्टीमेट नेचुरल और यूनिवर्सल आइडिया है। ठीक है, मतलब ज़रूरी है, नेचुरल है, ऑब्वियस है, और यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में एक साथ यही चीज़ें चल रही हैं। राइट, सो यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। आई फील सो रिलैक्स्ड। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, और क्योंकि यूरोप के बारे में, हमारी खुद की कंट्री के बारे में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी समझ में आता है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसका, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत करने के बाद, एक ही चैप्टर से 6 लेक्चर बनाने के बाद, डिटेल्ड नोट्स बनाने के बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, चलो, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अगर आपको चैप्टर सच में समझ में आया तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर कर पाएंगे, मेरी रीच उतनी बढ़ पाएगी और मैं क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। ठीक है, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर द अनदर चैप्टर।